अगर वो जब जनरली इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम आता है तब उसको चेक करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस होने के 21 दिन में प्रीवियस इंश्योरर को एक रिकॉर्डेड डिलीवरी लेटर भेजना होता है उस एनसीबी को वेरीफाई करने के लिए, और जो पिछला इंश्योरेंस है उसको विद इन 30 डेज लेटर मिलने के इस इंश्योरेंस कंपनी को जवाब देना होता है। अगर ये काम नहीं किया होता है तो ये ब्रीच ऑफ टैरिफ कहलाता है। जनरली मोस्टली लगभग बहुत ज़्यादा संख्या में बीमा कंपनी क्लेम ये एनसीबी वेरीफाई तभी करती हैं जब क्लेम आ जाता है। क्लेम आने के भी बाद जब क्लेम बिल्कुल उनकी टेबल पे सेटल होने के लिए आता है, तो ये एक गलत प्रक्रिया है जो नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से, और लेकिन अक्सर बीमा कंपनी इसके लिए क्लेम रेप्यूडिएट करने लगती है, लेकिन अगर क्लाइंट इसके लिए फ़ाइट करता है तो अक्सर की बीमा कंपनी अब क्लेम दे देती हैं। कुछ कंपनियां कुछ काट के 20% 25% काट के दे देती हैं और कुछ पूरा क्लेम दे देती हैं। अगर आप ऑम्बड्समैन में, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में जाते हैं इसके लिए, तो आपको ये क्लेम पूरा भी या कुछ परसेंट कट के मिल जाता है। तो यहाँ जिसके साथ ऐसा है उसे अपना हक पाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा, और करेगा तो उसका क्लेम, और भी कुछ नहीं तो 75% क्लेम तो पक्का मिल ही जाएगा। मोस्टली मैं ऐसे क्लेम मैंने बहुत सारे लोगों को दिलाए हैं, जो 75 से खुश हो गए वो ठीक, वरना 100% पे लिया है। तो अब एनसीबी हुआ, इसके बाद है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग भी अगर कमर्शियल व्हीकल में व्हीकल ओवरलोड है तो इसके लिए भी ऐसा नहीं है। अगर आप पॉलिसी पढ़ें, अगर ड्यू टू ओवरलोडिंग कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो क्लेम एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो ओवरलोडिंग की वजह से डैमेजेज हैं वो पॉलिसी में मना लिखे हुए हैं। लेकिन अगर एक्सीडेंट की वजह ओवरलोडिंग नहीं है तो क्लेम मिलने के चांस हैं, मिल सकता है। ये है, कुछ बीमा कंपनी ने अपने लिए अपने अपने नियम बनाए हुए हैं इसके लिए, तो वो इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का मामला है। हम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ब्रीच को ध्यान में रखते हुए और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्लेम लॉस असेसमेंट करके रिकमेंडेशन कर सकते हैं इस विषय में। तो ये एक सर्कमस्टेंसेस पे भी ये निर्भर करेगा। फिर उन्होंने एक स्पोर्ट सर्वे के लिए कहा कि जो मेजर लॉस कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उसमें स्पोर्ट सर्वे या एफआईआर मस्ट होता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। बीमा पॉलिसी में आप देखें जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसमें स्पोर्ट सर्वे रिक्वायरमेंट के लिए कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ। उसमें इंश्योर्ड क्लेम इंटीमेशन के लिए लिखा हुआ है। अब इंटीमेशन आने पे बीमा कंपनी स्पोर्ट सर्वे कराए या स्पोर्ट विजिट करे या जो भी करना वो करे, लेकिन इंश्योर्ड का काम क्लेम इंटीमेशन का है, और स्पोर्ट सर्वे या एफआईआर ना होने पे किसी का क्लेम नहीं मिलेगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, एक बीमा कंपनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, उसने अपनी पॉलिसी जो अभी इशू करती है उसमें इसकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। तो ठीक है, जब इंश्योर्ड अगर क्लेम इंटीमेट कर रहा है तो आप बीमा कंपनी स्पोर्ट सर्वे तब भी करा सकती है, उसमें तो कोई ऐसा इशू है नहीं। और स्पोर्ट सर्वे का क्या क्राइटेरिया है ये उन्होंने फिक्स नहीं किया हुआ, और कई बार स्पोर्ट सर्वे क्यों नहीं हो पाया, इंश्योर्ड ने कांटेक्ट करना चाहा, नहीं हो पाया, बात नहीं हुई, उसको ठीक से पता नहीं था, तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो स्पोर्ट सर्वे होना ये कोई वजह ऐसा कंपल्शन नहीं लिखा हुआ, स्टैंडर्ड पॉलिसी में तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। दूसरा एफआईआर होना, एफआईआर होने का भी अगर हम पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें और पॉलिसी की कंडीशन एक पढ़ें तो उसमें लिखा यदि कोई क्रिमिनल या थेफ्ट मैटर है क्लेम में तो पुलिस को नोटिस देना ज़रूरी है। एफआईआर शब्द तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, नोटिस देना ज़रूरी है। तो नोटिस इंश्योर्ड दे सकता है बाय, कोई ज़रूरी नहीं वो 100 नंबर पे ही देना हो, थाने में जाके दे सकता है, टेलीफोनिकली दे सकता है, प्रूफ के लिए चाहिए तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दे सकता है। ये है, तो एफआईआर का ऐसा कहीं नहीं लिखा। वैसे एफआईआर जब थर्ड पार्टी लॉस या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है या कुछ थेफ्ट इन्वॉल्व होती है तब एफआईआर की ज़रूरत होती है। नॉर्मली सिंपली केस में कोई ऐसा एफआईआर की ज़रूरत के लिए नहीं लिखा हुआ है।
फिर था कि थेफ्ट क्लेम आएगा तो उसमें साहब पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल 3 साल की जो पॉलिसी है उनकी आईडीवी को चेक किया जाएगा। फिर कोई उनमें ज़्यादा वेरिएशन है उस बेसिस, तो फिर उस बेसिस पे निर्णय लेंगे। जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है, जो पॉलिसी करंट पॉलिसी है उसकी आईडीवी को नेगोशिएट नहीं कर सकते। ये इंश्योरेंस कंपनी ने आईडीवी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय की है। तो इस आईडीवी को पिछली में क्या था या उससे पिछली में क्या था उसके बेसिस पे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, और एक सर्वेयर तो बिल्कुल नहीं कर सकता। बीमा कंपनी और इंश्योर्ड आपस में मिलके करें वो एक अलग मैटर है। वैसे अगर इंश्योर्ड नहीं, चूँकि उसने प्रीमियम दिया है आईडीवी का, तो मैं नहीं समझता उसको नेगोशिएट किया जा सकता है। फिर उन्होंने बताया कि जो गाड़ी चोरी के क्लेम है उसमें सेकंड की के रिक्वायरमेंट के विषय में था कि अगर सेकंड की नहीं होगी तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी बीमा कंपनी इस तरीके की अप्रोच रखती हैं जो निहायत ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर सेकंड की नहीं होगी तो सब क्लेम नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं। सेकंड की अगर किसी के पास मिसप्लेस हो गई तो ये कोई सी भी कंडीशन का वाइल, इवन जो जिसे वो कहते हैं सेफ गार्ड नहीं लिए पॉलिसी कंडीशन 4 जो है निजी कार पॉलिसी की, ये भी नहीं है। एक आदमी अपनी चाबी भूल सकता है, एक भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और जीवन में भूलना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, मिसप्लेस हो जाना ये कोई क्राइम नहीं है, ना कोई ऐसी लापरवाही है। मैं या कोई भी आदमी, अक्सर हम अपने पेपर भूल जाते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ हो उसको भूल जाते हैं, कभी कभी किसी का नाम भूल जाते हैं। तो और गाड़ी की चोरी हुई है 2 साल 4 साल 5 साल बाद, या घर में शिफ्ट होने में कहीं मिसप्लेस हो गई, तो ये कोई क्राइम नहीं है। इस वजह से कुछ कंपनी कभी कभी 25% काट के नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे क्लेम सेटल करने लगती हैं, तो ये बहुत ही गलत है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं है। मैंने ये आईआरडीए के ऑफिशियल्स का भी सुना है कि ये मनमानी कर रही हैं बीमा कंपनियां इस विषय में, गलत तरीके से नियमों को बता रही हैं लोगों को। और मैंने काफ़ी सारे ऑम्बड्समैन या कोर्ट के जजमेंट पढ़े हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स के जजमेंट पढ़े हैं, जिसमें इस पूरा क्लेम मिलता है। ये इंश्योरेंस कंपनी या ये गलत दलील है कि अगर एक चाबी नहीं है तो क्लेम नहीं मिलेगा या 25% कट के मिलेगा। फिर था फायर। एक उनका कहना था कि साहब फायर हुआ, किसी में स्पार्किंग हुई, तो जहाँ से स्पार्किंग हुई वो चीज़ नहीं मिलेगी और बाकी गाड़ी का नुकसान मिल जाएगा। या उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक टायर का था और फिर पलट गया, ये एक, तो ये कॉज ऑफ एक्सीडेंट नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत सारे सर्वेयर्स के मुंह से सुनी है ये बात, और ऐसे ऐसे जिन्हें बड़ा लंबा तजुर्बा हो गया, पता ही नहीं एक तो ये कौन सी टर्म है कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो ये समझना होगा कि हम क्लेम लॉस असेसमेंट करने में क्या चीज़ को कंसिडर करते हैं। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है, प्रॉक्सिमेट कॉज को देखना होगा, वो कवरेज में जो कवरेज पैरल्स हैं उसके अंतर्गत है या नहीं है। अब इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते हुए उसका टायर बस्ट हो गया अचानक वियर एंड टियर की वजह से, और गाड़ी पलट गई, तो गाड़ी का टायर चूँकि जो बस्ट होना है वो वियर एंड टियर का डैमेज है, वो क्लेम में नहीं मिलेगा, और जो गाड़ी पलटने के बाद लॉस हो गए हैं वो मिलेंगे। एक अब मैं दूसरी कंडीशन बताता हूँ कि ये गाड़ी चल रही है, रास्ते में एक पत्थर आया बहुत तेज़, उससे ये गाड़ी टकराई और टकरा के पलट गई। टकराने में इसका जो टायर जो है और रिम या टायर जो भी है वो फट गया और उससे गाड़ी भी पलट गई। तो उस स्थिति में जो टक्कर हुई, चूँकि ये एक एक्सटर्नल मींस का अंतर्गत है, और ये क्लेम में टायर भी मिलेगा और गाड़ी पलटने के जो लॉसेज हैं वो भी मिलेंगे। तो ये हमें प्रॉक्सिमेट कॉज को देखना चाहिए कि नुकसान की वजह क्या है, वो कवरेज में है या नहीं है। ऐसे नहीं कि साहब ये बड़ा अजीब सा कहना है कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट नहीं मिलता, कि बहुत से लोग जब गाड़ी में आग लग जाती है, आग लगने का क्लेम होता है, तो वो वायरिंग को मना करने लगते हैं, वायरिंग हार्नेस को या बैटरी को। जबकि सच तो ये है कि फायर के केस में जो गाड़ी में है ये ही नहीं पता चलता कि सोर्स ऑफ फायर, सोर्स ओरिजिन जो है वो क्या था, सोर्स ऑफ फायर क्या है, सोर्स ऑफ
फायर का पता नहीं चलता तो ये गलत चीज़ है। ऐसे चीज़ों से ओरिजिन ऑफ फायर नहीं पता चलता तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, ये गलत है। और सेल्फ इग्निशन वो गाड़ी के हर पार्ट पे अप्लाई होता है। सेल्फ इग्निशन या फायर जो भी हमारी कवरेज है, हमें उन्हें ठीक से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर पार्ट पे, हाँ कोई वियर एंड टियर का पार्ट है और अगर हम उसे साबित कर सकते हैं तब हम उसे मना कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ऐसा नहीं है कि साहब ये कॉज ऑफ एक्सीडेंट नहीं मिलता, ये बहुत अधूरा स्टेटमेंट है। दूसरा, किसी का अगर चाहे आग लग गई है या कुछ है, हमारे पास कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो हम सिर्फ एजम्पशंस के बेस पे, सिर्फ एक तरफा सोच के बेस पे कि आग इधर से लगी है उधर से लगी है, तो उसके क्लेम को हमें सिर्फ इन वजह से लटका के नहीं रखना चाहिए। एक सर्वेयर को भी और एक बीमा कंपनी को भी जो एक नियम है कि एक टाइम फ्रेम है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें लगता है उसके बेसिस पे रिपोर्ट देनी चाहिए और बीमा कंपनी को भी टाइम पे क्लेम सेटल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के क्लेम को इन्वेस्टिगेशन या किसी नाम पे उसको बहुत लंबे समय तक लटका के रखें, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिसेस में बहुत है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे बहुत बहुत लंबे समय तक क्लेम को अटका के रख देते हैं। अब एक उन्होंने कहा कि साहब जो कोई गाड़ी में आग लग गई है, तो एक कंडीशन होती है पॉलिसी, प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी अगर मैं उदाहरण लूँ, पॉलिसी कंडीशन 3 है, उसमें जो है रिपेयर, रीइंस्टेट और रिप्लेसमेंट, ये अधिकार जो है इनका निर्णय बीमा कंपनी को लेना है किसी भी क्लेम के मैटर में। तो उन्होंने कहा साहब किसी गाड़ी में अगर आग लग गई या कुछ डैमेज हो गई तो उसके बदले में बीमा कंपनी या हम जो भी हैं वो पुरानी उस मॉडल की पुरानी कार दे सकते हैं। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। नंबर चीज़, पुरानी गाड़ी या पुराने पार्ट्स के रिप्लेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप किसी पे ज़बरदस्ती थोप के उसे इस कंडीशन के अंतर्गत पुरानी गाड़ी या पुराने पार्ट्स किसी के से गाड़ी रिपेयर नहीं करा सकते। ये एक पुराना चीज़ अगर इस्तेमाल करना है, अगर इंश्योर्ड एग्री करता है तब आप उसके एग्री होने से और बीमा कंपनी के एग्रीमेंट से तब तो ये निर्णय लिया जा सकता है, अदरवाइज़ उस पर थोपा नहीं जा सकता। आप उसको नई गाड़ी तो दे सकते हैं, पुरानी गाड़ी बदले में बिना उसकी मर्ज़ी के आप नहीं दे सकते, ऐसा कोई रूलिंग नहीं है। कोई भी पुरानी गाड़ी सेम नहीं होती हैं, हर गाड़ी का अलग अपना एक वजह है, तो इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है, कहीं भी पुराने से इंडेमनिफिकेशन के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये रिप्लेसमेंट वहाँ इस्तेमाल हो सकता है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जब किजासी गाड़ी आई थी, मारुति किजासी, वो 18 लाख प्लस की थी और सपोज कीजिए वो 6 महीने बाद किसी ने नहीं खरीदी 18 लाख की, या 18 लाख का आईडीवी मान लीजिए, और वो 6 महीने बाद जो है उस गाड़ी का रेट एक 12 लाख हो गया था। तो सपोज कीजिए वो गाड़ी 8 महीने बाद एक्सीडेंट हुई, आईडीवी उसके 18 लाख है, लेकिन अब वो मार्केट में जो मारुति डीलर है वहाँ 12 लाख की मिल रही है। तो अगर वो गाड़ी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस का केस है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है बजाय 18 लाख देने के उसको 12 लाख में क्लेम को सेटल, उसको 12 लाख की नई गाड़ी दे के क्लेम को सेटल कर सकती है। इससे बीमा कंपनी को 6 लाख का फ़ायदा होगा। तो यहाँ नई गाड़ी तो दे सकते हैं, लेकिन ये पुरानी गाड़ी वाला, ये बहुत सारे लोगों की सोच है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पुराना पार्ट या पुरानी गाड़ी का पुराने रिप्लेसमेंट ये किसी पे नहीं थोप सकते हैं। एक सेकंड ओपिनियन कि कोई सर्वे है, बड़ा लॉस है, उसमें सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरा सर्वेयर लगाया जा सकता है, तो ऐसी कोई रूलिंग नहीं है। एक क्लेम के लिए, क्लेम लॉस असेसमेंट और रिकमेंडेशन के लिए सिर्फ एक ही सर्वेयर को अपॉइंट किया जा सकता है। अगर कोई दूसरा सर्वेयर लगाना है, किसी बहुत डिस्प्यूटेड है, तो IRDA इसमें दूसरा सर्वेयर अपॉइंट कर सकती है। अदरवाइज़ बीमा कंपनी क्लेम लॉस असेसमेंट के लिए ये दूसरा सर्वेयर नहीं लगा सकती है। कई बार कोर्ट ने इस विषय में बड़ी तीखी टिप्पणी की है कि ये कोई टेलर मेड सर्वे रिपोर्ट नहीं है। आपने जो भी सर्वे रिपोर्ट आती है आपको उसी के बेसिस पे, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपनी बेसिस पे, चूँकि आप बाउंड नहीं है सर्वे रिपोर्ट मानने के लिए, तो आप पे अगर जवाब है सेटिस्फाई, किसी चीज़ से अलग आपकी मान्यताएं हैं, तो आप उसके बेसिस पे क्लेम सेटल कीजिए। लेकिन ये सेकंड सर्वेयर
ये नहीं लगाने का नियम है, ये गलत है। फिर आया एक, उन्होंने कहा टोइंग। हाँ, ये बात ठीक है, अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो कार में ये 1500 रुपये है। अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो 300 रुपये है। और अगर हम ये थ्री व्हीलर, कमर्शियल थ्री व्हीलर की बात करें तो ये 750 रुपये है। अगर हम टैक्सी की बात करें, टैक्सी LMV टैक्सी जो हैं तो उनमें 1500 रुपये है। और यदि हम ट्रक्स की बात करें तो उसमें 2500 रुपये है। तो ये टोइंग है, अगर कोई गाड़ी चलने लायक नहीं रही एक्सीडेंट के बाद तो उसे नियर बाई वर्कशॉप तक लाने के लिए ये मैक्सिमम अमाउंट है। इसके अंदर अंदर जो भी खर्च हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो जायज़ रिजनेबल है वो पे करेगी। लेकिन अगर वहाँ वो रिपेयर करा के, मिनिमम रिपेयर करा के लाना हो तो वो एक 1500 रुपये बताया वहाँ पे। अगर कार की बात मैं करूँ तो वो 1500 नहीं है, वो 500 रुपये है। 500 रुपये की आप अगर रिपेयर करके उसका एस्टिमेट भी लेके आना है बाद में कंपनी से रीइंबर्समेंट के लिए, तो वो मैक्सिमम 500 रुपये है। और टू व्हीलर के लिए 150 रुपये है। और ये जो कमर्शियल गाड़ी हैं जितनी भी जो भी हैं उनके लिए 500 रुपये है ये है। तो ये था। और तो ये सारी चीज़ें थी। एक वर्ष एक कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम होते हैं, वो आप सब लोग मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि किसी गाड़ी का जो रिपेयर एस्टीमेट, कुछ लोग उसको नेट रिपेयर लाइबिलिटी मान लेते हैं, लेकिन नेट रिपेयर लाइबिलिटी नहीं है। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अगर वो उसकी IDV के 75% से ज़्यादा है तो वो गाड़ी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होती है, जिसे टोटल लॉस भी हम कहते हैं। और ऐसे केस में RC को सरेंडर करना होता है। कई बार बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी की मान्यताएं अलग हैं, वो नेट रिपेयर लाइबिलिटी को एग्रीगेट कॉस्ट मान लेते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाने के बाद और कुछ तो सालवेज वैल्यू काटने के बाद भी। तो वो वैसे गलत तरीका है, लेकिन हमारे देश में 99.99% मान्यता उसी की है लोगों की। वैसे मैं नहीं मानता हूँ उसको, मैं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन उसी को मानता हूँ, उसी को अप्लाई भी करता हूँ। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। तो उसमें कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होती है वो, और RC को सरेंडर करना मस्ट होता है। अभी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे। IRDA ने इसके लिए सर्कुलर भी निकाला कि टोटल लॉस गाड़ी में ये चूँकि मिसयूज करते हैं चोर ऐसी गाड़ी का, तो इसलिए RC सरेंडर होना ज़रूर चाहिए। अभी जो नया मोटर टैरिफ आने वाला है थोड़े समय में, जिसकी प्रक्रिया जारी है, तो उसमें अब लिख के भी आएगा कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए कि 75% अगर कॉस्ट है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन तो वो गाड़ी टोटल लॉस कहलाएगी। तो ये चूँकि हमारे बहुत सारे फ्रेटर्निटी के लोग समझ नहीं पाए थे, मैंने ये एक सुझाव दिया था IRDA को, जो उन्होंने माना। और अभी जो एक्सपोजर ड्राफ्ट है उसमें लिख के भी आया था। अब वो आना बाकी है, शायद जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सब कुछ डिले हो गया, तो फिर बेहतर हो जाएगा। आने वाले समय में जो डेप्रिसिएशन है वो भी फ्लैट होगा सब पे, चाहे वो अदर पार्ट्स कैटेगरी हो या रबर हो या ग्लास हो या फाइबर हो। ईयर वाइज वो डेप्रिसिएशन और गाड़ी के जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये मैंने आज देखी और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मैं ये किसी को ऐसा नहीं कह रहा, वो जल्दबाजी में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि हमारी फ्रेटर्निटी में और इंश्योरेंस कंपनी में बहुत सारे मिथ हैं जो गलत दिशा में चल रहा है। गलत मतलब गलत नहीं हमें अप्लाई करना चाहिए। एक अप्रूव सर्वेयर को कोई भी अगर है बात है तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, असेसमेंट के बारे में और रिकमेंडेशन के बारे में। जैसे वही 5% सालवेज काटना, ये तर्कहीन बात है। हमको एक सर्वेयर को तार्किक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट।
तो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में 5% साल्वेज काटने का बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखा। ये इंश्योरेंस कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंडेमनिफिकेशन की, और हमें भी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग रिकमेंड करना है। हाँ, अगर उसकी कहीं साल्वेज सर्वेयर कोई भी जो भी हैं या बीमा कंपनी उसे बेच के उसका जो नुकसान है कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो पूरा कर दे तो ठीक है, लेकिन उस पर थोप नहीं सकते। तो ये हमें देखना होगा। तो मैं अब काफ़ी कुछ आपसे कह चुका हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिली होगी। तो यहाँ मैं इसको विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।